नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी, जिसके तहत क्लास 7th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, उसमें हमने एक लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये जो लेक्चर हम ले रहे हैं, इससे पहले आप उस लेक्चर को अवश्य देखिएगा, ताकि आपको जो चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएगी और कहीं ना कहीं आप जो चीज़ों को अच्छे से लिंक कर पाओगे। तो कोई भी लेक्चर स्टार्ट करते हैं उससे पहले यदि आपने पहले का लेक्चर देखा नहीं है तो उसको देखने से थोड़ा आपको समझ में अच्छा आएगा और चीज़ों को आप लिंक अच्छे से कर पाओगे। ठीक है ना, ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है। कोई भी आप लेक्चर किसी भी चीज़ पढ़ाई भी करते हो तो आपको विशेष रूप से पहला जो कंटेंट पढ़ रखा है उसको थोड़ा सा एक बार जो है रिवाइज कर लेंगे, तो आपको जो नई चीज़ पढ़ेंगे उसको समझ में अच्छा आएगा। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम नवारंभ मतलब नगर और राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, नगर और राज्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इससे पहले लेक्चर में हमने जो है जनपद क्या होता है, महाजनपद क्या होता है, कौन कौन से जनपद थे उस पर चर्चा की थी, और महाजनपदों की संख्या कितनी थी, और महाजनपद में कौन कौन से महाजनपद थे इसके बारे में चर्चा की थी विस्तार से। कौन कौन से उनका शासन व्यवस्था किस प्रकार से थी, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं इस लेक्चर से पहले आपको वो लेक्चर एक बार अवश्य देखना है, ताकि आपको आगे का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें हमने देखी थी। आज के चैप्टर कंसेप्ट के अंदर हम जो देखेंगे, जो चैप्टर है आज का लेक्चर जो है हमारा, उसके अंदर कहीं ना कहीं सामाजिक संरचना पर हम जो है चर्चा करेंगे। उसमें वहाँ पर जो नए 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 नगर और नए राज्य स्थापित हुए थे, वहाँ पे समाज की व्यवस्था किस प्रकार थी, समाज का संरचना किस प्रकार से थी, किस प्रकार से वहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी आदि, किस प्रकार से काम करती थी चीज़ें। क्योंकि कोई नगर स्थापित होता है या कोई नगर होता है, वहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको पुराने ज़माने में भी देखने को मिलता था, और आज के समय में भी आप देखते हो कि आज भी हमारा समाज कहीं ना कहीं जातियों में वर्ण में बटा हुआ है। मुख्यतः जाति व्यवस्था आज भी हमारे भारत जो हिंदू राष्ट्र अपने हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ें आज भी हमको देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इस टाइप की चीज़ें हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि कोई भी सभ्यता है, कोई भी सभ्यता मान को चलो, जब उसका उदय होता है तो कहीं ना कहीं मानव समाज और अधिक जटिल हो जाता है। क्योंकि जब स्वयं जो है समाज स्वयं क्या है, विभिन्न समूहों में क्या कर लेता है, अपने आप को संगठित करता है। चाहे वो वर्ग व्यवस्था हो, कोई किसी वर्ग में हो, किसी व्यवसाय में हो, ये कहीं ना कहीं एक समाज के आधार होते हैं। ठीक है ना। अब मान के चलिए कहीं पर उदाहरण के लिए शासन व्यवस्था मान लीजिए, प्रशासन मान लीजिए, धर्म, शिक्षा, व्यापार, नगर नियोजन या कृषि, शिल्प आदि इत्यादि कहीं ना कहीं जो है ये क्या है, हमारे अलग अलग समूह हैं भाई। कृषक अलग समूह है, कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र में कोई काम कर रहा है वो अलग समूह है। तो ये कहीं ना कहीं बेसिकली हमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के बारे में इन चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें हमारे सामने रखते हैं। ठीक है ना, ध्यान देना है। और कहीं ना कहीं भारतीय समाज जो है, आप देखते हो हमारा जो भारतीय समाज है वो कहीं ना कहीं आपके जो है जाति व्यवस्था में या वर्ण व्यवस्था में विभाजित है। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान भी रखनी है। आप देखते हो वर्तमान समय में भारत के अंदर बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी जो जातियां हैं, ये जातियां हमें कहीं ना कहीं हमारे पुराने जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद पुराण हैं, उनमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में हमें जो है जानकारी मिलती थी, और आज भी वो सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर जो है चीज़ें लागू है। यदि हम बात करें भारतीय समाज को, तो मुख्यतः यहाँ पर दो प्रकार की व्यवस्था को हम व्यवस्था के रूप में देखते हैं। पहली जो व्यवस्था देखते हैं हम जाति के रूप में। जाति क्या होता है? जाति एक ऐसा समुदाय या समूह होता है जिसके सदस्य क्या है, किसी विशेष पेशे या जीविका से जुड़े होते हैं। मतलब वो जाति किसी विशेष काम के अंदर इन्वॉल्व होगी, वो जाति या कोई व्यवसाय करेगी या कोई विशेष कार्य करेगी, उससे वो जाति कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होगी। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मतलब क्या है, जाति को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जाति या समुदाय जो है जिसके सदस्य किसी विशेष कार्य के लिए या किसी विशेष पेशे के लिए उस काम से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मान के चलिए किसी कार्य में जुड़े हुए हैं और वाणिज्य काम में जुड़े हुए हैं, हस्तकला में कहीं ना कहीं दक्ष है वो कहीं ना कहीं, और वो जो उनका टैलेंट है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। मान के चलिए कोई आपका सुथार है जो लकड़ी का काम करते हैं, तो उनका जो ये काम है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कहीं ना कहीं उनका जो स्किल है वो कहीं ना कहीं हस्तांतरित होता है। ये एक बड़ी चीज़ है।
जाति के अंदर जो जैसे किसान है, तो ये किसान का बेटा, अधिकांश देखोगे आप, किसान का बेटा किसानी करता है, खेती करता है, तो वो कोई जो स्किल है वो कहीं ना कहीं उसकी अगली पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाती है। जैसे आपको मैंने बताया कुम्हार है, तो कुम्हार का बेटा, अधिकांश जो है कुम्हार का बेटा ही कुम्हार का जो काम करता है। तो मैंने कहा आपको कि उनकी जो स्किल है वो कहीं ना कहीं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, और जाति व्यवस्था कहीं ना कहीं इस प्रकार से हम समझते हैं। और प्राय एक जाति के भीतर भी क्या होती है, बहुत सारी उपजातियां होती है। एक जाति के अंदर भी क्या होगी, बहुत सारी उपजातियां होगी, और जिनके अपने क्या होंगे, अलग रीति रिवाज होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, जाति के अंदर भी उपजातियां होती है, और फिर जो जातियां होती है उनके भी क्या होते हैं, अपने रीति रिवाज हो गए, और विवाह के नियम हो गए, धार्मिक अनुष्ठान हो गए, भोजन की परंपराएं हो गई। ये कहीं ना कहीं एक इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर रहता है आपका जाति व्यवस्था में रहता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि आप प्राचीन समय देखते हो कि जो हमारा वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था में हमने हमने अपने समाज को कहीं ना कहीं 4 प्रमुख वर्णों में बांट लिया था। ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं हमें वैदिक ग्रंथों में इसकी जो जानकारी मिलती है, वैदिक ग्रंथों से के आधार पर हम कहीं ना कहीं हमने हमारे जो समाज को कहीं ना कहीं 4 वर्णों में बांटा था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जो वर्ण थे, कहीं ना कहीं हमें आपने इस टाइप की जो कंसेप्ट था, ये हमें वैदिक ग्रंथों से मिलता है। तो ये जो आपके जो ब्राह्मण थे, या आपके क्षत्रिय थे, या वैश्य थे, ये शूद्र, इनके भी अपने अपने काम थे। इन काम के आधार पर कहीं ना कहीं इनका जो है वर्ण व्यवस्था का वर्गीकरण किया गया था। हम देखते हैं कि ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण जो कहीं ना कहीं ज्ञान को सुरक्षित रखते थे, लोगों के बीच ज्ञान का प्रसार करते थे, शिक्षा का संबंधी काम करते थे, यज्ञ का अनुष्ठान करते थे, पूजा पाठ का काम करते थे। इस टाइप का जो काम थे वो कहीं ना कहीं उसमें कौन संलग्न थे, कौन लगे हुए थे, ब्राह्मण लगे हुए थे। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि क्षत्रिय थे, क्षत्रियों का काम कहीं ना कहीं जो है समाज की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और सुरक्षा से संबंधित काम था। क्षत्रियों का काम क्या था, सुरक्षा से संबंधित जो काम था। उसी प्रकार से देखते हैं जो वैश्य थे, वैश्यों का काम कहीं ना कहीं जो है व्यापार को, व्यवसाय को, कृषि को, इससे संबंधित जो काम करते थे वो वैश्य थे। और जो अंत में देखते हैं शूद्र है, जो कहीं ना कहीं शिल्प कला में, निर्माण क्षेत्र में और अन्य कार्यों में संलग्न थे, लगे हुए थे। तो ये जो कहीं ना कहीं उनके कार्यों के आधार पर हमने क्या बांटा है, वर्ण व्यवस्था बांटी है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमने बड़े लेवल पर देखा है। तो उसी को हम कहीं ना कहीं नोट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाने का प्रयास करता हूँ, और उसके माध्यम से बाद में कहीं ना कहीं हमने जो नोट्स लिखे हैं उसके हेल्प से भी आपको कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और आप मान के चलिए जो जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है एनसीईआरटी के बेस पर। एनसीईआरटी प्लस जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको मैंने जोड़ने का प्रयास किया आपके लिए। तो उसमें आप देखते हैं आगे, सामाजिक संरचना, वर्ण और जाति, सोशल स्ट्रक्चर। इस काल में समाज जटिल होता गया, और जो है 2 प्रमुख व्यवस्थाओं उभरी। एक व्यवस्था क्या थी, वर्ण व्यवस्था थी, और दूसरी क्या थी, जाति व्यवस्था थी। तो वर्ण व्यवस्था बेसिकली हमने जो देखा है इसका आधार था वैदिक ग्रंथ। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ भी सकता है कि वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था। तो वर्ण व्यवस्था का आधार था जो हमारे वैदिक ग्रंथ थे, वैदिक जो ग्रंथ थे वो कहीं ना कहीं आपके वर्ण व्यवस्था के आधार थे। और इन ग्रंथों में ही कहीं ना कहीं हमने जो है हमारे वर्ण जो है 4 श्रेणी में बांटे। ब्राह्मण, ब्राह्मण जो था उसका काम क्या था, ज्ञान हो गया, शिक्षा, यज्ञ, इस टाइप के अनुष्ठान करवाना, ये ब्राह्मणों का काम था। इसी प्रकार से क्षत्रिय जो थे, क्षत्रियों का काम कहीं ना कहीं रक्षा, सुरक्षा, इस प्रकार का काम था। जो क्षत्रियों का काम था वो कहीं ना कहीं रक्षा, सुरक्षा, युद्ध का जो काम करते थे वो क्षत्रिय करते थे। इसी प्रकार जो वैश्य थे ये कहीं ना कहीं व्यापार, कृषि, व्यवसाय, ये जो काम था व्यापार का हो गया, कृषि का हो गया और व्यवसाय का काम हो गया, ये कहीं ना कहीं व्यापारी करते थे, जो आपके वैश्य करते थे। और शूद्र जो थे कहीं ना कहीं आपकी सेवा या शिल्प से संबंधित काम था वो शूद्रों के द्वारा किया जाता था। तो ये इस टाइप का जो व्यवस्था थी उसको हम वर्ण व्यवस्था कहते थे। और इसका जो आधार क्या माना है हमने, वैदिक ग्रंथ है, उसके आधार पर कहीं ना कहीं इस वर्णों को हमने विभाजित किया है। इसी प्रकार से अगला जो कंसेप्ट है वो है आपका जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था भी कहीं ना कहीं जो उसका आधार था वो व्यवसाय और जन्म, 2 चीजों को आधार पर कहीं ना कहीं हमने जाति व्यवस्था को बांटा है।
कि भाई उसका व्यवसाय क्या, ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करता है, और उसने किस वर्ग में किस जाति में जन्म लिया है, वो भी कहीं ना कहीं आपका जो है इसका आधार था। तो ये दो चीजें, आप तो एक तो क्या करना है, व्यवसाय, वो क्या काम कर रहा है, उसके आधार पर कहीं ना कहीं उसकी जाति का निर्धारण किया जाता था, और जो किस जाति के अंदर जन्म लिया है वो भी कहीं ना कहीं उसका आधार था। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखनी है। इसके अंदर जो आपका स्किल या कौशल, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होता जाता था, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। स्किल जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता था। और जातियों के अपने नियम और उपनियम, उपजातियां भी थी। क्या होते थे, सॉरी, जातियों के क्या है, अपने नियम भी थे और उपजातियां भी होती थी। मतलब एक जाति है, उसकी कई उपजातियां होगी, और जातियों के जो है आपके नियम होते थे, विवाह के नियम, धार्मिक अनुष्ठान के नियम, ऐसे बहुत सारे नियम होते थे। सॉरी, ये आपको ध्यान देना है। समय के साथ ये जो व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, ये बहुत कठोर होती गई, ये आपको ध्यान रखना है। समय के साथ में क्या होता है कि जाति व्यवस्था के अंदर कठोरता आती गई, ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखना है। इसके साथ में हम देखते हैं कि जो ग्रंथ है और अभिलेख है, इसमें भी हमें ऐतिहासिक प्रमाणों से ये ज्ञात होता है कि प्रारंभिक काल में जो कहते थे, व्यक्ति और समुदाय अपने परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवसाय को बदल लेते थे। ये बात भी हमें कहीं ना कहीं ग्रंथों और अभिलेखों से मिलती है कि भाई उस काल में कोई व्यक्ति या समुदाय है, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसके कारण वो अपने व्यवसाय को बदल देता था, व्यवसाय को बदल भी देता था। ये चीजें भी हमें कहीं ना कहीं ग्रंथों से मिलती है। साथ में हम देखते हैं वर्ण जाति जो व्यवस्था थी, इसमें भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है, और पीढ़ियों से क्या है, अनेक विद्वानों ने इसकी असंख्य पहलुओं का अध्ययन किया है कि भाई वर्ण व्यवस्था किस प्रकार चलती है, जाति व्यवस्था किस प्रकार चलती है, इनकी जो है अध्ययन किया गया। साथ में भी अभी देखते हैं कि ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था भारतीय समाज में क्या है, एक कार्य प्रमुख व्यवस्था है, परंतु यह एकमात्र सामाजिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमारा जो समाज है, ये समाज वो है जो है बहुत से सिस्टम, बहुत से तंत्रों के आधार पर कहीं ना कहीं जो है टिका हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉस्ट टर्म दे रखी है, कास्ट। ये कहीं ना कहीं आपको जो है एक पुर्तगाली शब्द है, कास्टा से बना है, जिसका जो प्रयोग है 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने भारतीय समाज वर्गीकरण में के लिए किया। ये भी आप इम्पोर्टेंट है, ये एनसीईआरटी के अंदर इफेक्ट जोड़ रखा था, उसका मैंने आपके लिए अलग से एक पॉइंट ऐड किया है। तो पूछ सकते हैं कि कास्टा क्या है, तो कास्ट क्या है, कास्ट जो है पुर्तगाली शब्द है, कास्ट क्या है, पुर्तगाली शब्द है, जो कहीं ना कहीं कौन सी शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में जो है सब जो प्रयोग में आया था, और इसने कहीं ना कहीं पुर्तगालियों ने भारतीय सामाजिक वर्गीकरण के लिए ये सब जो है प्रयोग किया। समाज का वर्गीकरण करने के लिए पुर्तगालियों ने समाज का वर्गीकरण करने के लिए कास्टा शब्द का जो प्रयोग किया गया, और जो 16वीं शताब्दी में किया, जिसको वर्तमान में हम क्या कहते हैं, कास्ट कहते हैं। तो ये भी थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, कभी एग्जाम में पूछ सकता है। अब अगला कंसेप्ट देखते हैं, व्यापार मार्ग और दक्षिणी भारत। अब देखते हैं भारत के अंदर जब ये यहाँ पर जो है इस टाइप का जो प्रारंभिक राज्य स्थापित हुए थे, जो नगर स्थापित हुए थे, तो उस समय देखते हैं भारत के अंदर जो व्यापार का सिस्टम था, और कौन कौन से व्यापारों के माध्यम से व्यापार होते, और कौन कौन से जो है मुख्य मार्ग थे, ये भी एग्जाम में पूछता है बहुत बार, तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और जो व्यक्ति थे, वो व्यक्ति बेसिकली कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार के साथ साथ धार्मिक आर्थिक कार्यों के में भी संलग्न थे, उनमें लगे हुए थे। तो देखते हैं भारत के अन्य भागों में विकास के बारे में देखें, तो बेसिकली प्रथम शताब्दी में व्यापार हो गया, तीर्थयात्री हो गए, और सैन्य अभियानों के उद्देश्य से महत्वपूर्ण संचार मार्ग विकसित हुए। मतलब कुछ लोग व्यापार के लिए जाते थे, कुछ तीर्थयात्रियों के लिए जाते थे, तीर्थ यात्रा करने जाते थे, तो कुछ जो है सैन्य अभियान के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो इसमें देखते हैं कि दो प्रमुख जो है मार्ग जो विकसित हुए थे, ये एग्जाम में बहुत पूछता है कि उस समय जो है प्रमुख दो मार्ग जो स्थापित हुए थे, एक तो थे आपका उत्तरापथ, और दूसरा था दक्षिणापथ। ये विशेष रूप से दो मार्ग थे जिसका उल्लेख हमें साहित्य में मिलता है। इन दोनों मार्गों का उल्लेख हमें कहीं ना कहीं साहित्य में मिलता है। तो प्रथम जो मार्ग था, जो कि दो उत्तरापथ था, उसमें जो है बेसिकली हम देखते हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, विशेष रूप से गंगा के मैदान हो गए, और साथ में ही वहां से पूर्वोत्तर भारत को जोड़ता था। मतलब कहीं ना कहीं आपका गंगा का मैदान हो गया और पूर्वोत्तर भारत हो गया, इसको कहीं ना कहीं जोड़ता था, ठीक है ना, विशेष रूप से ध्यान रखना है।
दूसरा जो मार्ग था वो कहीं न कहीं आपको देखोगे प्रयाग, कौशाम्बी, जो उस समय महाजनपदों की एक राजधानी भी थी, वहाँ से होता हुआ दक्षिण के अंदर देखते हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए दक्षिण भारत में जाता था। तो कहीं न कहीं ये 2 मार्ग थे, जिसको हम कहीं न कहीं उत्तरापथ और दक्षिणापथ कहते हैं। ये 2 टर्म आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि उस समय 2 प्रमुख पथ थे, पथों का नाम क्या था? तो उत्तरापथ और दक्षिणापथ था। तो उत्तरापथ तो कहीं न कहीं आपका पश्चिम से पूर्व जोड़ता था, और दक्षिणापथ आप देख लोगे मध्य उत्तर से दक्षिण को जोड़ता था। ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है, ठीक है ना, एग्जाम में पूछता भी है। और इसके साथ में देखते हैं कि विशेषकर जो पश्चिमी क्षेत्र थे और पूर्वी समुद्री तट के प्रमुख बंदरगाह थे, जो कहीं न कहीं व्यापार के लिए सक्रिय केंद्र थे। आज भी देखते हो भारत के पश्चिमी तट या पूर्वी तट पर जो बंदरगाह है, वो व्यापार की दृष्टि से क्या है, एक समृद्ध केंद्र के रूप में हमारे सामने दिखते हैं। ये आपने अभी भी पढ़ा होगा, और पुराने समय में जो इतिहास पढ़ते हैं तो उनके बारे में भी कहीं न कहीं उन क्षेत्रों की विशेष रूप से हम ध्यान देते हैं। पूर्वी क्षेत्र में यदि बात करें तो वर्तमान का जो भुवनेश्वर है, उसको पुराने समय में हम शिशुपालगढ़ कहते थे, ठीक है ना, जो कहीं न कहीं कलिंग क्षेत्र की राजधानी थी। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि प्राचीन समय में जो कलिंग राज्य था उसकी राजधानी क्या थी? तो कलिंग राज्य की राजधानी शिशुपालगढ़ थी, और वर्तमान में जो भुवनेश्वर है, उड़ीसा का क्षेत्र है, उसी को कहीं न कहीं प्राचीन समय में हम शिशुपालगढ़ कहते थे, और उड़ीसा का क्षेत्र को कहीं न कहीं कलिंग कहते थे। तो ये आपको विशेष रूप से इसके बारे में भी ध्यान रखना है। और तो ये आपको विशेष रूप से भारत के कौन से भाग में? भारत के पूर्वी भाग में है। और ये नगर जो है एक सुनियोजित क्या है, व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था। यहाँ पर सड़कें चौड़ी थी, नगर व्यवस्था का जो तंत्र है वो व्यवस्थित तरीके से विकसित किया गया था। इसके साथ में देखते हैं भारत के जो दक्षिण क्षेत्र है, वहाँ पर भी जो है नगर निर्माण की प्रक्रिया जो लमसम 400 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। यहाँ पर भी नए नए नगर जो है स्थापित हुए, उनके उत्खनन के हमें संकेत मिलते हैं कि दक्षिण भारत के अंदर भी बहुत सारे इस टाइप के जो नगर थे, जो कहीं न कहीं व्यापार की गतिविधियों में क्या थे, संलग्न थे, और यहाँ पर व्यापार की जो प्रमुख गतिविधियाँ होती थी। तो ये चीज़ें बेसिकली आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो एक बार वापस देखते हैं इस कंसेप्ट के बारे में नोट्स के हेल्प से। व्यापार मार्ग और दक्षिणी भारत, मतलब ट्रेड रूट एंड सदर्न इंडिया, प्रमुख व्यापारी मार्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नए राज्य स्थापित हुए, नगर स्थापित हुए, तो वहाँ पर प्रारंभ में शुरू में जो नगर स्थापित नगर के जो व्यापारी केंद्र थे या जो व्यापारी मार्ग थे, वो पूछते हैं कौन कौन से थे। तो एक तो था उत्तरापथ, एक था दक्षिणापथ। तो उत्तरापथ में बेसिकली विशेष रूप से उत्तर पश्चिम में तक्षशिला गांधार को मध्य पश्चिम को गंगा के मैदान से होते हुए पूर्वोत्तर भारत, बंगाल और ताम्रलिप्ति तक जोड़ता था। ये तो कुल मिला के आपको पश्चिम से पूर्व को जोड़ता था। ये व्यापार का मार्ग था, ये पश्चिम से पूर्व को जोड़ता था। उसी प्रकार से आपका दक्षिणापथ था। दक्षिणापथ कहीं न कहीं आपका कौशाम्बी प्रयागराज से शुरू होकर विंध्याचल पर्वत को पार करते हुए दक्षिण भारत में प्रतिष्ठान या पैठण तक का इसका इस क्षेत्र का विस्तार था। तो कहीं न कहीं हमें 2 जो प्रमुख मार्ग थे, एक तो था उत्तरापथ और एक था दक्षिणापथ। उत्तरापथ में कहीं न कहीं आपका पश्चिम से पूर्व को जोड़ता था, दक्षिणापथ में आपका कौशाम्बी प्रयाग से शुरू होकर विंध्य पर्वत होते हुए दक्षिण भारत में जो प्रतिष्ठान या पैठण था, वहाँ तक का जो क्षेत्र था, वो कहीं न कहीं उस क्षेत्र में कहीं न कहीं इस मार्ग के द्वारा कहीं न कहीं व्यापार होता था। तो ये उत्तरापथ और दक्षिणापथ जो है प्रमुख जो व्यापारिक मार्ग थे, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि कौन कौन से पथ थे, तो उत्तरापथ और दक्षिणापथ थे। उत्तरापथ किसको जोड़ता था, दक्षिणापथ किसको जोड़ता था, ये आपको ध्यान देना है। इसके आगे का कंसेप्ट देखते हैं हम। तो हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में उस समय कुछ जो राज्य थे, नए राज्यों का उदय हुआ था। उन राज्यों के बारे में पढ़ना विशेष रूप से, क्योंकि जब नए राज्य उदय हुए थे तो उन राज्यों में कौन कौन से नए राज्य थे दक्षिण भारत के अंदर, ये भी विशेष रूप से एग्जाम में पूछता है। तो दक्षिण भारत में विशेष रूप से उसके अंदर उस समय चोल, चेर, पांडे, इन राज्यों का उदय हुआ था, ठीक है ना। इस काल के अंदर यहाँ पर दक्षिण भारत में चेर है, चोल है, पांड्यों का उदय हुआ। और पुरातात्विक साक्ष्यों के अतिरिक्त प्राचीन तमिल साहित्य में भी हमको इन राज्यों के बारे में और उनके राजाओं की जो उपलब्धियां हैं, उनके जो कार्य हैं, उनके द्वारा किए गए विशेष कार्यों का उल्लेख हमको मिलता है। मतलब वहाँ पे जो तमिल साहित्य था,
उनमें उन राज्यों के बारे में और राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। साथ में आप देखते हो दक्षिण जो भारत है, दक्षिण का क्षेत्र है, वहाँ पर आप देखोगे बहुमूल्य जो है रत्न आभूषण स्वर्ण, आज भी देखते हो कि आज दक्षिण भारत के मंदिरों में आपको बहुत अधिक मात्रा में क्या मिलता है, स्वर्ण मिलता है, सोने के भंडार मिलते हैं, सोने के आभूषण मिलते हैं। और साथ में आप देखते हो वहाँ पर कहीं न कहीं ये संसाधनों, विशेष रूप से मसालों के लिए एक समृद्ध क्षेत्र था। और उन्होंने न केवल संपूर्ण भारत बल्कि विदेशी राज्यों के साथ में भी कहीं न कहीं व्यापार किया था। मतलब दक्षिण भारत का जो है, भारत का शेष क्षेत्रों के साथ में व्यापार और विदेशियों के साथ में भी कहीं न कहीं व्यापार हुआ था। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि व्यापार की दृष्टि से भी ये क्षेत्र कहीं न कहीं समृद्ध केंद्र के रूप में था। और यदि बात करें लमसम 200 ईसा पूर्व की बात, तो उसमें उत्तर पूर्व के जो क्षेत्र थे, उसमें संपूर्ण उपमहाद्वीप जो परस्पर जुड़ा हुआ था और कहीं न कहीं वहाँ पर उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र था, उससे भी कहीं न कहीं ये वस्तुएँ, संस्कृति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कहीं, और साथ में मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ से भी कहीं न कहीं व्यापार के माध्यम से ये वस्तुएँ जाती थी। मतलब कुल मिला के दक्षिण भारत का जो व्यापार क्षेत्र था, वो उत्तर पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ तक भी कहीं न कहीं व्यापारिक गतिविधियों में ये केंद्र एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखते हैं नोट्स के माध्यम से थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। दक्षिण भारत के राज्य, किंगडम ऑफ द साउथ, लगभग 400 बीसी के आसपास दक्षिण में नगरीकरण और राज्य निर्माण हुआ। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपसे पूछ सकता है कि दक्षिण भारत के अंदर जो है नगरीकरण और राज्य निर्माण कब हुआ। तो लमसम 400 बीसी के लमसम दक्षिण भारत के अंदर नगरीकरण और राज्य निर्माण जो है स्टार्ट हुआ। उसमें हम बेसिकली देखते हैं 3 विशेष रूप से जो प्रमुख राज्य हैं, चोल, चेर और पांड्य, ये 3 विशेष रूप से राज्य थे उस समय जो स्थापित हुए थे। अब इसमें साथ में देखते हैं कि यहाँ पर संगम साहित्य और अशोक के अभिलेख भी मिलते हैं हमको। इनकी जानकारी के लिए हमको कहीं न कहीं संगम साहित्य में जानकारी मिलती है और अशोक के अभिलेख भी मिलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, संगम साहित्य और अशोक के अभिलेख। साथ में यहाँ पर जो व्यापार के लिए बेसिकली यहाँ पर मसाले का व्यापार हो गया, मैं बताया आपको, आभूषण हो गए, रत्न हो गए, यहाँ के जो इस क्षेत्रों के लिए ये चीज़ें कहीं न कहीं व्यापारिक दृष्टि से केंद्र इस चीज़ में प्रसिद्ध है। ऊपर देखिए आपको मैंने कुछ सिक्के दे रखे हैं और कुछ चिन्ह साथ में आपको लगा रखे हैं नोट्स के रूप में। तो उत्तर भारत के विभिन्न प्राचीन नगरों से प्राप्त हुए आहत सिक्के, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखने। आहत सिक्के देखते हैं, यहाँ पर मसाले, स्वर्ण, रत्नों के लिए प्रसिद्ध थे और रोमन साम्राज्य के साथ ही इनके गहरे व्यापारिक संबंध भी थे। मतलब कुल मिला के जो ये राज्य थे, इनका जो है दक्षिण के जो जितने भी राज्य थे, इनका रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार की दृष्टि से भी एक अच्छा क्या था, दोस्ती का नाता कह सकते हैं, एक अच्छा संबंध था व्यापार की दृष्टि से। क्योंकि आपका दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है कहीं न कहीं समुद्री क्षेत्र है, उसके माध्यम से कहीं न कहीं आपके विदेश का जो व्यापार होता था, आज भी देखते हो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार जो कहीं न कहीं आपके इन बंदरगाहों से होता है। तो उस समय भी कहीं न कहीं ये क्षेत्र कहीं न कहीं व्यापार की दृष्टि से अन्य देशों के साथ में एक अच्छा समृद्ध तंत्र विकसित किए हुए थे। साथ में देखते हैं पुरातात्विक स्थल। अब मैं आपको बताते हैं पुरातात्विक स्थल की, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको अभी चर्चा भी की थी। शिशुपालगढ़, शिशुपालगढ़ जो कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है, कलिंग की राजधानी थी। और यह भी क्या सुनियोजित क्या था, वर्गाकार नगर था, सुदृढ़ दुर्ग था और जल परीक्षा के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब कुल मिला के ये पुरातात्विक स्थल है उस समय के, जिसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये भी कहीं ना कहीं आप देखोगे, जिसको वर्तमान में भुवनेश्वर कहते हैं, प्राचीन समय में इसको शिशुपालगढ़ कहते थे। इसी प्रकार से जो है दूसरे नगर के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम, तो दूसरा नगर था कोडुमनाल। जो कोडुमनाल कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ से बेसिकली इरोड के निकट था और यहाँ पर जो शंख और रत्न उद्योग जो है इसके साक्ष्य मिलते हैं। और इरोड का प्रसिद्ध मार्केट भी था, इरोड का प्रसिद्ध मार्केट था कपड़ा उद्योग का। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि आपसे कभी पूछ भी लिए कि इरोड का व्यापार जो इरोड का जो नगर था वो किसके लिए प्रसिद्ध था, तो इरोड का जो नगर था कहीं ना कहीं जो है कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध एक केंद्र के रूप में स्थापित था। वहाँ पर खूब सारे क्या होते थे, इस टाइप के कपड़े के मार्केट थे। और इसमें साथ में दिखाया है आपको तमिलनाडु के अंदर शंख और रत्न जो है ये भी एक उद्योग के रूप में यहाँ पर एक प्रसिद्ध केंद्र था। कौन सा, कोडुमनाल। अब कुछ और फैक्ट इंपॉर्टेंट दे रखे हैं जो हमको थोड़ा और ध्यान रखना है, क्योंकि जब द्वितीय नगरीकरण हुआ था उसमें हमने देखा कि व्यापक रूप से लोहे का उपयोग हुआ,
पर आप ध्यान रखते हो कि पहला जो नगरीकरण हुआ था हड़प्पा के समय, उस समय जो कांसे और तांबे का प्रयोग किया गया था। ये भी एग्जाम में कभी पूछता है कि जो नगरीकरण होते हैं उसके अंदर विशेष रूप से धातुओं का एक विकास होता है और धातुओं से बने आभूषणों का, वस्त्रों का, अस्त्रों का जो उपयोग किया जाता है। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि प्रथम नगरीकरण के अंदर विशेष रूप से किस धातु का उपयोग किया गया, तो कांसा और तांबा है जो प्रथम नगरीकरण में इनका विशेष रूप से उपयोग किया गया। इसी प्रकार से द्वितीय नगरीकरण था, उसमें कहीं ना कहीं आप देखते हो लोहे से बने हुए औजारों का जो है व्यापक रूप से उपयोग किया गया। ये आपको ध्यान देना है। द्वितीय नगरीकरण के अंदर बेसिकली लोहे का व्यापक प्रयोग और कृषि अधिशेष हुए। साथ में ही किला जो है, किला या दुर्ग जो है क्यों बनाए जाते थे प्राचीन समय में। आप देखते हो जितने प्राचीन नगर के जो जितने भी नगर थे, नगरों की राजधानी थी, उनके पास में कहीं ना कहीं व्यवस्थित रूप से बड़े बड़े किले स्थापित किए गए थे और जो है चारों तरफ से कहीं ना कहीं दीवार स्थापित की थी। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान के अंदर प्राचीन समय में बहुत सारे किले स्थापित थे। जैसे आप देखो जयपुर के अंदर जयगढ़, आमेर, वैसे बीकानेर में जूनागढ़, जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़, जैसलमेर में स्वर्ण नगर आपका स्वर्ण नगरी के रूप में भी जानते हैं हम कहीं ना कहीं। तो वैसे ही आप देखो कुंभलगढ़ हो गया, आपका रणथंभौर के अंदर रणथंभौर का किला हो गया। तो मतलब प्राचीन समय के अंदर जितने भी बड़े बड़े जो आपके राजाओं के प्रमुख केंद्र थे वहां पर किलों का निर्माण किया गया और उनके वहां पर बड़ी बड़ी दीवार का भी निर्माण किया गया ताकि वो सुरक्षा और नियंत्रण और प्रतिष्ठा के लिए होते थे। और प्रवेश द्वार पर जो है सक्रिय रखे जाते थे ताकि बाहर के आगंतुक पर नजर रखी जा सके। मतलब कहीं ना कहीं इस टाइप की जो व्यवस्था थी वो समय थी। और समय देखते हैं आज सिक्के। आज सिक्के के बारे में चर्चा करते हैं। प्राचीन सिक्के जो मुख्यतः चांदी के बने होते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। शुरू शुरू में जो मुख्यतः सिक्के बने थे वो सिक्के थे आज सिक्के थे। आज सिक्का मतलब कहीं ना कहीं आपने पंच करके जो सिक्के बनाया उनको आज सिक्के कहते थे। और विशेष रूप से ये जो सिक्के थे वो चांदी की धातु के बने हुए थे। किस धातु के बने हुए थे? चांदी की धातु के जो है ये सिक्के बने हुए थे। इसी प्रकार से देखते हैं प्रारंभिक जो गणराज्य था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक जो गणराज्य था वो वज्जी जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। वज्जी जो आपका उस समय का महाजनपद था, वहां पर जो है प्रारंभिक समय में जो है गणराज्य स्थापित था। मतलब राजा का पद था वो वंशानुगत नहीं था, बल्कि वहां के जो सभा समिति थी उनके निर्णयों के आधार पर कहीं ना कहीं मत और वोट के आधार पर जो है राजा का चयन किया जाता था। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उस समय क्या है, ये पहली गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी जहां पर जो है राजा का पद वंशानुगत न होकर लोगों के द्वारा या सभा समिति के द्वारा उस पद पर कहीं ना कहीं जो है राजा का चयन किया जाता था। और राजा जो है पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा को यदि वहाँ के सभा या समिति या आम जन के द्वारा यदि राजा उन अनुरूप काम नहीं कर रहा है तो उसको पद से हटाया भी जा सकता था। ये कहीं ना कहीं प्रारंभिक गणराज्य की जानकारी मिलती है। और जो है वज्जी राजधानी थी वैशाली, वज्जी की जो राजधानी थी ये वैशाली थी। ये आपको थोड़ा इस पर भी ध्यान देना है। इसी प्रकार से हमने भी पढ़ा था कि शिशुपालगढ़ जो कि अब वर्जंड में जो उसको हम कह सकते हैं भुवनेश्वर और जो कहीं ना कहीं उड़ीसा का जो प्रमुख क्षेत्र था, वहां पर प्राचीन नगर नियोजन की जो है बेहतरीन उदाहरण मिलता है। ये जो आपका शिशुपालगढ़ है ये प्राचीन समय में कहीं ना कहीं एक अच्छे नगरीकरण का एक सुदृढ़ आपका किले के रूप में एक ऐसा क्षेत्र जहाँ किला कहीं ना कहीं बनाया गया और वहाँ पर नगरीकरण की व्यवस्था अच्छी की गई, सड़कें व्यवस्था अच्छी की गई और बहुत ही एक आधुनिक जो आप देखते हो वर्तमान में शहर नगर, उस प्रकार कहीं ना कहीं इस शहर को भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से व्यवस्थित रूप से स्थापित किया गया था। तो ये एक प्राचीन समय में एक अच्छे नगरीकरण के रूप में शिशुपालगढ़ हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में है। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसका भी एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ रहता है। इसी प्रकार से हम अंतिम निष्कर्ष के रूप में देखें चैप्टर के रूप में तो लगभग 300 BC तक महाजनपदों का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त होने लगा। मतलब अब क्या हो गए, धीरे धीरे जो महाजनपद थे उनका जो अपना समय था वो अपने जो है अंतिम समय थे, अंतिम समय के अंतर्गत थे, उनका जो है जो है अस्तित्व है समाप्त होने लग गया था। कब? 300 BC में। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि महाजनपद जो है कब समाप्त हुए, उनका अंत किस समय था। तो 300 BC के समय जो महाजनपद थे उनका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त होने लगा और मगध के नेतृत्व में साम्राज्य जो है कहीं ना कहीं मौर्य वंश का उदय हुआ। मतलब महाजनपद जैसे ही समाप्त हुए उसके बाद में मगध जो प्रेजेंट में आपका बिहार है
वहां पर जो कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, और जो भारत का एक राजनीतिक एकीकरण के रूप में स्थापित हुआ। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि महाजनपद जैसे ही समाप्त हुए, कमजोर हुए, तो उनके स्थान पर वहां पर एक नए केंद्र के रूप में, एक नए साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ, वो था मौर्य साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य था? मौर्य साम्राज्य था। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आपसे बहुत बार एग्जाम पूछता है कि मौर्य वंश की स्थापना किस साम्राज्य के या किसके कमजोर होने के उपरांत स्थापित हुई? तो कहीं ना कहीं जो महाजनपद थे वो कमजोर हुए, उनके बाद में कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध के अंदर 300 बीसी ईसा पूर्व के तहत वहां पर जो है की गई, या वहां पर स्थापित हुए। तो ये कहीं